बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब ख़ान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और 25 जुलाई को जो इलेक्शन हुए हैं आज़ाद कश्मीर में, उसमें पीटीआई आज़ाद कश्मीर में मैदान मार लिया है। और आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत बनने जा रही है, किन चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ेगा और किन किन महकमा जात को अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे तो आज़ाद कश्मीर तरक्की भी करेगा। आज़ाद कश्मीर में जो बेरोज़गारी का सैलाब है वो भी कंट्रोल हो पाएगा। आज हमारे साथ दो मुंतखब मेंबरान असम्बली मौजूद हैं। सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब, आपका तल्लक पीटीआई आज़ाद कश्मीर से है। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सरदार जावेद अयूब साहब, ये भी नौ मुंतखब मेंबर असम्बली हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लक है। दोनों को खुश आमदेद भी और मुबारकबाद भी। फ़हीम साहब, आपने तो बड़ा मार्का मारा है, वहाँ तो बड़ा मुश्किल था इलेक्शन, क्या कहेंगे? ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से हमारा कंपटीशन था वहाँ पे एक शख्स के साथ नहीं, मेरा दो लोगों के साथ वहाँ पे कंपटीशन हुआ। एक जो फ़ारूक ताहिर साहब जो मिनिस्टर लॉ थे उनके साथ, और मेंबर कश्मीर कौंसिल मलिक परवेज़ अख्तर अवान साहब थे। तो खान के विजन को लोगों ने वोट दिया। ठीक है। मैं पहले भी आपके स्टेज पे आया था और मैंने ये कहा था कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बनाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमें सपोर्ट किया, खान साहब के विजन को सपोर्ट किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया। ऐसे ही है। और हम बिल्कुल वाज़ेह अक्सरियत से गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। लेकिन जावेद अयूब साहब, आप क्या कहते हैं? नून लीग की बड़ी मजबूत हुकूमत थी और उनका दावा था कि हमने तामीर व तरक्की की है, हमने मुलाजमतें दी हैं, और फिर आप लोगों ने ये जमूद तोड़ा है वहाँ। और इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आप क्या कहेंगे कि उनकी नाकामी की वजह क्या बनी? एक तो जो आपने तज़किरा किया नून लीग की हुकूमत का, उनको भी बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिली थी। उस पर भी हमारे उस वक्त के भी तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात मौजूद होते हुए इसी तरह कौमी और जमहूरी मफाद में हम उसमें असम्बली का हिस्सा रहे। अब वो इससे ज़ाहिर हो गया कि वो उनका जो मैंडेट था वो कितना सच्चा था, जिस धड़ाम से वो ज़मीन बोस हुआ है। ठीक है। और फिर नहीं, लेकिन कारकर्दगी होती तो ऐसा ना कारकर्दगी होता ना। होती 5 सालों में उन्होंने कोई सिंगल मेगा प्रोजेक्ट किसी जगह पे भी नहीं शुरू हुआ। अभी जाके लास्ट पे जो इलेक्शन के तारीख का ऐलान होने के बाद उन्होंने सड़कों के टेंडर्स वगैरह लोगों को मैं ये दिखाने के लिए कि हमने काम शुरू किया, वो इलेक्शन कमीशन ने खैर रोक दिए थे। तो वो इस तरह की कोई कारकर्दगी उनकी इंतहाई वो 5 सालों में मायूस कन थी, जिसका रद्द-ए-अमल लोगों ने इलेक्शन में कर दिया, उनसे नाराज़गी का इज़हार किया। हाँ हाँ। लेकिन फ़हीम साहब, क्या कहेंगे कि अगर चैलेंजेस की हम बात करें तो आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत बनने जा रही है, किन चैलेंजेस का उनका जो सामना होगा, और आप क्या समझते हैं कि नून लीग की गलतियों से पीटीआई सबक सीखेगी? जी, चैलेंजेस के हवाले से तो हमने पाकिस्तान में भी एक स्लोगन लिया, और वो करप्शन के ख़िलाफ़ एहतसाब का अमल, ये हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है। तो इसमें एहतसाब का तो सिलसिला शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि मुस्तकबिल करीब में जो ही गवर्नमेंट बनेगी तो पहला स्टेप जो यही होगा कि हम एहतसाब की तरफ जाएंगे। इसमें मैं समझता हूँ कि जब तक हम एहतसाब की तरफ नहीं जाते उस वक्त तक हमारी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं आती। ठीक है। और लोग ख़ुद से एक बड़े पैमाने पे करप्शन का सिलसिला निकल आता है। और मैं समझता हूँ कि खान साहब का यही एक विज़न था जिसको पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इंडोज़ भी किया, सपोर्ट भी किया। और आज़ाद कश्मीर में आप देखेंगे कि अगले दिनों में क्या पोजीशन बनने जा रही है। और साथ चैलेंजेस की जहाँ तक बात है, आज़ाद कश्मीर में हमारे पास जो फंड्स वाफर मिकदार में मौजूद हैं। ठीक है। फेडरल में हमारी गवर्नमेंट है, और इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में हमारी जो गवर्नमेंट होगी उनके पास फ़ंड्स का भी इशू नहीं होगा। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हमें करनी पड़ेंगी। ठीक है। डिपार्टमेंटल रिफॉर्म्स हमें करनी पड़ेंगी। कोई पॉलिसीज़ उस तरह की मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पे कोई कौमें बनती हैं, जिसकी बुनियाद पे आप तरक्की की तरफ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट भी है, हमारे बेशुमार साथी हमारे बाहर जाके काम करते हैं, बैरून मुल्क जाते हैं। तो हमने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ उसके ऊपर फोकस करेंगे, साथ एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा।
तो चैलेंजेस तो काफ़ी सारे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि विद इन 2 इयर्स आप देखेंगे कि पूरी एक शेप निकलेगी। आज़ाद कश्मीर को एक मॉडल स्टेट बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और खान साहब का जो विज़न है उसको प्रैक्टिकली हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कश्मीर में। वजह ये है कि हमारी 4 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है हमारी, और हमारे पास जो कवर्ड एरिया है वो अच्छा खासा कवर्ड एरिया है, वो 13,300 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास रकबा मौजूद है। ठीक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह। حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मुझसे मोहब्बत अपने माँ बाप, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा ना हो। बढ़ सकता है अगर करप्शन, जिस तरह एहतसाब की इन्होंने बात की, तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से अगर एहतसाब की बात भी हो, लोगों को डर खौफ भी हो, ब्यूरोक्रेसी भी उस तरीके से काम करे, तो मॉडल स्टेट तो हो सकती है। बात की देखिए, ये वो कहते हैं वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ये अगर है किसी के पास कोई ऐसी ख्वाहिशात हैं तो अल्लाह करे ज़रूर वो। लेकिन आप लोग तामन करेंगे? हम तो हर मुमकिन तावन करेंगे। हम तो इस पे जमहूरी प्रोसेस पे यकीन रखते हैं, और उसके बाद कभी भी पीपल्स पार्टी का माजी कभी उसने कोई इस तरह के ऑब्स्टिकल्स हुकूमतों के लिए खड़े नहीं किए कि वो ताकि वो हकीकी काम से हट के कोई और उनको मसरूफ़ किया जाए। हम भरपूर अवाम की नुमाइंदगी करेंगे, तो हम जो समझेंगे कि ये लोगों के इलाके के कश्मीर के मफाद में, उसमें तो भरपूर सपोर्ट करेंगे। बड़े चैलेंजेस हैं वहाँ पे। बजट का होना भी है ये इस हुकूमत के पास। जब हम लास्ट पे हमारी गवर्नमेंट गई है 2016 में 10 बिलियन हमारे पास डेवलपमेंट का बजट था। ठीक है। अब ये 26 पे इनका, और फिर कश्मीर कौंसिल के जो फंड्स वगैरह मिला के 30 बिलियन पे था। लेकिन इस सब के होते हुए कोई इनके पास ऐसा मैकेनिज़्म नहीं था
या इनके अदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग बुनियादी ज़रूरत है। ठीक है। जब तक वो उनमें कैपेसिटी, अब वो जिन अदारों ने ये इंतज़ाम करना होता है PND आपकी, उसको आप किस तरह उसमें बेहतरी लाएंगे, दीगर अदारे जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, तो वो ये सारा टीम वर्क होगा। और फिर हमारे पास हमने अपने तौर पे मैं एक पूरा मंशूर दिया था पार्टी का, उसमें तमाम शोबे जो हैं उसमें एड्रेस किया हुआ, वो बाकायदा तहरीरी सूरत में मौजूद हैं। तो अब ये इनके पास अब कुछ चीज़ सामने आएगी, देखेंगे क्या। लेकिन जो भी मंशूर होता है उस पर अमल दरामद नहीं होता। बड़ी बड़ी बुकें तो बन जाती हैं, पेजेस ज़ाया होते हैं, लेकिन उस तरीके से अमल दरामद नहीं होता। फ़हीम साहब, ये क्या आप समझते हैं कि होगा अमल दरामद जो आप लोगों ने मंशूर तैयार मैं किया? ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल होगा। इसकी वजह यह है कि कभी भी कौमें कोई आप बुकें लिखने से नहीं बनती। जिस वक्त आपका एक विज़न होता है और आपका पैशन होता है, आपका विज़न हो, आपका पैशन हो, तो कौमें बन जाती हैं। मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इमरान खान के विज़न को लोगों ने वोट किया, और मैं ये समझता हूँ कि उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और आज़ाद कश्मीर में आप देखेंगे कि अगले 1 साल के अंदर कितनी बड़ी रिफॉर्म्स हम लेके आते हैं। ठीक है। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी टीम बन गई, लेकिन बहुत अच्छे लोग असम्बली में पहुंच गए, तो इंशाल्लाह रिफॉर्म्स आएंगी इसमें। लेकिन आपके हल्के में इंतकामी कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं माजी में, आप भी उसी नक्शे कदम पे चलेंगे, उन्हीं साहब के नक्शे कदम पे, या कोई तब्दीली आएगी? नहीं, मैंने इंतकामी अनाउंस कर कार्रवाइयाँ दिया नहीं? था कि वो लोग जो वोटर हैं उनका अपना राइट बनता है, कोई किसी जमात को वोट करेगा, कोई किसी जमात को वोट करेगा। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, ठीक है। और मेंबर असम्बली जो बना हूँ वो तमाम लोगों का, जो हल्के के सारे लोग हैं उनका मेंबर असम्बली हूँ। तमाम लोगों की लुक आफ्टर करना, जो हल्के के लोग हैं उनको, वो मेरी ज़िम्मेदारी है। मैंने ये फ़ैसला किया था कि किसी से कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, वो लोग जो डिपार्टमेंट्स के लिए बेहतर नहीं हैं, ठीक है। बिलखुसूस एजुकेशन डिपार्टमेंट में बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जिनकी बुनियाद पे आप कह सकते हैं कि ये कोई इंतकाम होगा या कोई इस तरह की पोजीशन, तो वो हम इदारों को बेहतर करने के लिए करेंगे। तो वो इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश मेरे पास नहीं है। वो ज़रूर टारगेट होंगे, वो बिल्कुल लाइन पे आएंगे। और बाकी आम कॉमन वोटर का राइट बनता है, जिसने मुझे वोट किया उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन्होंने नहीं किया, उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम जिसके हम बिलीव करते हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने, तो उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा वो रहे। तो इंतकामी कार्रवाई हमारे एंड से नहीं बिल्कुल सही है। लेकिन जावेद साहब, आप क्या कहते हैं कि जो ये निज़ाम है इसमें बलदियाती अगर इलेक्शन हो तो ज़्यादा ये निज़ाम मजबूत नहीं हो सकता? ज़ाहिर है बेसिक डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है वो ये है कि लोगों को मकामी सतह पे बाख्तियार किया जाए। तो ये तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ पे उस तरह के इख्तियारात नहीं है, मैं खुद इसका हिस्सा रहा हूँ। लेकिन असम्बली में आप लोग उस तरीके से आवाज़ भी नहीं उठाते। इलेक्शन में इसके तो आप लिए लोग कहते हैं। इलेक्शन में अब उसके लिए बाकायदा जो एम्पावरमेंट के लिए इनको कानून साजी की ज़रूरत है। यहाँ पे और कानून साजियाँ ये 5 सालों में होती रही, और इतना जुल्म अजीम हुआ कश्मीर के नौजवानों, बच्चियों के साथ कि जो सिविल सर्वेंट एक्ट है उसमें तो इन्होंने ऐसा कर दिया कि अब 20 साल तक किसी को आप उसकी इंडक्शन ही नहीं हो सकती सर्विसेज में, बैक डेट्स में आज तक हो रहे हैं। ठीक है। आज भी लोग उसको ब्यूरोक्रेसी नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है उसके एक्ट का, और अभी तक पिछली तारीखों में बच्चों को भर्ती करके वो जाली और फर्जी इस तरह के ऑर्डर करके वो उसको रेगुलराइज कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बेसिक डेमोक्रेसी इसको करना, एम्पावरमेंट जब तक ये नहीं होगी तो फिर जो MLAs हैं वो जो उनका हकीकी काम हो उस तरफ वो टूटी पाइप के चक्कर में ज़्यादा मसरूफ़ रहेंगे। जब ये अगर अदारे मौजूद हों तो ये बहुत सारे मसाइल का। टूरिज़म की अगर बात करें, जिस तरह इदारे मौजूद हों और तरक्की भी हो सकती है और बेरोज़गारी का ख़ात्मा भी हो सकता है, लेकिन ये भी बात हम करेंगे, टूरिज़म की भी बात करेंगे। और ये भी पूछना चाहूँगा कि जो असम्बली के हवाले से इन्होंने बात की कि बिल पास किए हुए हैं, जो लोग डाक पर भर्ती हुए थे वो अब मुस्तकिल हो चुके हैं, उनके हवाले से आप लोगों की पॉलिसी क्या होगी? देखें, उनके हवाले से सिंपल बात यह है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे रूल्स रेगुलेशन मौजूद हैं कि सर्विसेज में लोग किस तरह से जाएंगे, और असम्बली एक्ट के ज़रिए किसी को परमानेंट कर देना उन रूल्स रेगुलेशंस को वायलेट करके, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती है उन बच्चों के साथ, उन बच्चियों के साथ जो मेहनत करके इस स्टेज पे जाके पाती हैं कि वो किसी कंपटीशन में जाके शामिल हो जाए। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहला काम असम्बली में हमारी तरफ से आवाज़ उठेगी, और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें भी हमारी सपोर्ट में खड़े होंगे। और मैं समझता हूँ कि ये ब्लैक एक्ट जो है
इसको हम वापस रिवर्स करेंगे और ये असम्बली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है। लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद किया, असम्बली में पहुँचाया, और मैं समझता हूँ कि नून लीग का ये एक्ट पास करना, खुद गुड गवर्नेंस की जो हमारे फारूक हैदर साहब गुड गवर्नेंस की बात करते थे, उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल सही बात है। और लोगों को रोज़गार के मौके फिर कैसे मुहैया होंगे? मतलब टूरिज़्म पे आप लोगों का फोकस होगा, ज़राअत पे होगा, किस किस बात पे ज़्यादा आपका फोकस होगा? हमारा, आपको मैंने जिस तरह बताया कि हमारी जो आज़ाद कश्मीर का रकबा है वो 13,297 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर हमारा रकबा है। ठीक है। और उसमें 1,71,000 जो है एकड़ हम लोग काश्त करते हैं, बाकी रिमेनिंग जगह पे हमारे आउटपुट नहीं है। ठीक है। हमारा टेक्निकल फॉल्ट ये है कि हम लोगों ने जो रिहाइशें बनाई वो मुख्तलिफ़ जगहों पे बना ली। हमारा रेजिडेंशियल एरिया अलहदा से हमने डिक्लेयर नहीं किया, कमर्शियल एरिया अलहदा से डिक्लेयर नहीं किया, और इंडस्ट्रियल एरिया अलहदा से डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो इस तरह से जो हम एग्रीकल्चर की वाली साइड पे जिस वक्त हम डिस्कशंस में जाते हैं तो एक बड़ा एरिया आपको चाहिए होता है जिसमें से आपको रिजल्ट निकलते हैं। तो इंशाल्लाह इसके लिए हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे। एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म्स आएंगी आपको बिल्कुल हम करेंगे ये कि यार 3-4 महीने के बाद सेशन बुलवाएंगे, आप मीडिया वाले आप लोग वहाँ पे मौजूद होंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमने क्या किया, इससे पहले क्या होता रहा है, हमने क्या किया। तो ये समझ लें कि क्वार्टरली आप सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म करेंगे हम। अच्छा, आपके इलाके में 4 बिहाड़ एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, उसकी डेवलपमेंट उस तरीके से हो नहीं सकी। वहाँ भी जहन में है कि वो मनसूबा भी आना चाहिए, लोग दूर दराज से जाते हैं, सहूलत कोई नहीं है। टूरिज़्म के हवाले से न सिर्फ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में चाड़ प्याड़ है, ठिल एक जगह हमारी चौकिया में जगह आती है, बलोच में टॉप पे बड़ी खूबसूरत जगह हैं, नहरिया में बहुत खूबसूरत जगह हैं। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जो एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। पिछले दिनों आपको पता है कि एक आबशार किसी एक बच्चे ने एक्सप्लोर की थी तड़खल के बिल्कुल नज़दीक, तो एक बड़ी तादाद में लोग उसको देखने के लिए वहाँ पे गए। तो इस तरह से टूरिज़्म के लिए तो ऑफ कोर्स उसके लिए पूरा हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और ये जगह जो हैं इनको बनाएंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे फ़र्क इनमें ज़रूर आपको नज़र आएगा। बिल्कुल सही है। लेकिन जो फ्लो नज़र आता है, आप देखेंगे नीलम वैली की तरफ हम जाएँ तो लाखों लोग जा रहे होते हैं जी। तो आप समझते हैं जावेद साहब के इस पे काम करने की ज़रूरत है और सयाहों को सहूलियात ज़्यादा से ज़्यादा देने की ज़रूरत है ताकि लोग आसानी से जा सकें, वहाँ रह सकें, क़याम पज़ीर हो सकें, वहाँ खाने पीने के इश्यूज़ होते हैं वो हल हो जाएँ। ये ज़ाहिर है टूरिज़म से रिलेटेड बुनियादी चीज़ वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अब का बेहतर होना चाहिए ताकि वो महफूज सफ़र हो और फिर वो लोगों को आसानी भी हो। फिर दूसरे नंबर पे वहाँ पे उनके रहने के लिए रिहाइशगाहें, रेस्ट हाउसेस, मोटेल्स वगैरह और सारी चीज़ें। अब नीलम में प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने बड़ा वो काम किया, इतना उन्होंने वहाँ पे अपने घरों को गेस्ट हाउसेस वगैरह में तब्दील करके बड़े अच्छे साफ़ सुथरा वो माहौल भी है और बड़ा टूरिस्ट फ्रेंडली माहौल है। बाज़ इलाकों के निस्बत आज़ाद कश्मीर में लोग मेहमानों का बड़ी वो आओ भगत करते हैं और बड़े मेहमान नवाज हैं। इस एतबार से लोग वहाँ पे ज़्यादा अपने आप को महफूज भी समझते हैं। और फिर ये है कि एक मुस्तकिल अदारा जो है टूरिज़म का उसको इख्तियार दिया जाए ताकि वो इनके होटल्स वगैरह गेस्ट हाउसेस के किराए पे वो उसको सुपरवाइज़ करे, उसको कंट्रोल करे। तो ये चीज़ें अब वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएंगी क्योंकि 3-4 सालों से सिलसिला वहाँ पे फ़्लो शुरू हुआ और इस अरसे में भी पिछले साल फायरिंग की वजह से और फिर रमज़ान भी था और उसमें वो इतना वो टूरिस्ट नहीं जा सका, लेकिन अब इस साल बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये वक्त के साथ साथ इसमें बेहतरी की गुंजाइश है और ये करनी भी चाहिए। जो भी हुकूमत है उसको चाहिए कि लोगों को वहाँ पे वो बेहतर माहौल दें। लेकिन ख़ुद अंसारी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे शोबा जाते हैं टूरिज़म के साथ साथ। अगर हम आइडल की बात करें, हम बात करें ज़राअत की, तो ज़राअत की अगर बात करें तो वहाँ जो फल फ्रूट है वहाँ पैदा हो सकता है आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर में ज़मीनें लोगों के अपनी हैं और ताज़ा वहाँ सब्ज़ियाँ हो सकती हैं, फल हो सकते हैं। उस तरीके से तवज्जो भी नहीं है। हर तरफ देखें तो आज़ाद कश्मीर के जिस एरिया में भी आप जाएं लोग सियासत करते नज़र आएंगे लेकिन वो अपनी ज़मीनों को आबाद करते वो उस तरीके से ज़रखेज़ ज़मीनों से फ़ायदा उठाते नज़र नहीं आते। जी, इसकी वजह ये है कि हम लोगों ने कुछ अरसे से ये करना शुरू कर दिया कि हमने कितना काम करेंगे रिज़ल्ट क्या आएगा। लोग समझते हैं कि बाहर चले जाएंगे वहाँ पे जाके फाइनेंस बेहतर मिलेगा, यहाँ पे किसी जॉब में चले जाएंगे शायद ज़मीनों से हमें आउटपुट नहीं आता। इसकी वजह ये थी कि मकई और गंदम के अलावा हमारी काश्त कोई नहीं है, ज़्यादा लोग इस पे फोकस करते हैं।
मेडिकल सीड्स हैं, हमारे पास क्रॉप्स बेशुमार ऐसी हैं कि जो जदीद ज़राअत है आजकल, और इतने ज़बरदस्त रिसर्च है कि ये अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमारे रीजन में जब तक आप लोगों को अवेयर नहीं करेंगे उस वक्त तक आप वहाँ से आउटपुट नहीं ले सकते। और मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में इतना बड़ा हमारे पास लैंड है कि एग्रीकल्चर के ऊपर अगर काम किया जाए तो बहुत बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन आप चूँकि जंगलात का महकमा आपके पास एक दौर में रहा है, आप उसके वज़ीर भी रहे हैं, क्या कहते हैं कि जिस तरीके से जंगलात का ख़ात्मा हो रहा है इसका तदारक कैसे किया जाएगा? ये इसके जो थ्रेट्स हैं ना, ये जब तक उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा ये मुमकिन ही नहीं। अब आबादी इस तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही है, अब ज़मीन वही है, हाँ, ज़मीन तो बढ़ नहीं रही ना, बल्कि कम हो रही है, ओरियंस हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स ये वो, अब कटाव है। आबादी बहुत तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही है और अब वो थ्रेट है सीधा वो जंगल पे, उसमें आबादी ने जंगल की तरफ बढ़ना होता है। अब डिफॉरेस्टेशन उससे हो रही है। इसका ये कि जो जो इन्होंने बात की, ये सबसे बेहतरीन बात, जब तक हम रेजिडेंशियल और इस तरह के 41% है टोटल फॉरेस्ट लैंड, टोटल जो हमारा रकबा उसके 41% है जो फॉरेस्ट लैंड है। उसमें पीक्स भी हैं जहाँ पे जंगल नहीं होता, ठीक है, स्क्रबर है या उसमें नाले भी हैं, सारी चीज़ें मिला के 41% है। अब उसकी निगहदाश्त के लिए जो स्टाफ है वो इंतहाई कलील है। एक तो थ्रेट्स उसके बहुत ज़्यादा हैं और उसके मुकाबले में उसका स्टाफ बहुत कम है, और वो स्टाफ के पास वो इख्तियार नहीं है या जिस तरह दीगर पाकिस्तान के बाद प्रोविंसेस में उनको पावर्स हैं वो नहीं है। इस पे हमने काम किया था, फॉरेस्ट पॉलिसी भी हमने बनाई थी बड़ी, उसमें हालांकि ये कानून तो बड़ा सख्त है। कानून जो है ये हमारे पास वही फॉरेस्ट मैनुअल लॉ है डोगरे का, वही चल रहा है, वो बड़ा बेहतरीन कानून है। उस पे इम्प्लीमेंट उसमें एक चीज़ तब्दील की, उसमें एक लिखा हुआ था कि फाटक का कंसेप्ट है आवारा जानवरों के लिए, ठीक है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि एक्सेप्ट काओ, क्योंकि वो मुकद्दस थी उनके, गाय तो हर दौर में उनकी मुकद्दस रही, तो ये हमने निकाला, बाकी कोई तरमीम नहीं की। हमने कहा गाय भी बंद हो सकती है, लेकिन बंद वो भी नहीं हुई, बंद वो नहीं हुई। फिर ये जो है हमारे ये लाइफ स्टॉक का हमारे बकरवाल कबीला, वो मैं समझता हूँ कि हमारे मीशत की रीढ़ की हड्डी है। और उनको भी उसमें जो कानून था कि 1 साल एक जगह पे उनको हम वहाँ पे चरागाह उसको वो करेंगे, उसका वो कंट्रोल नहीं है, जिस वजह से उनको भी बेचारों को प्रॉब्लम है, और जंगलात को भी फिर वो जो नए पौधे लगाते हैं, प्लांटेशन होती है, वो भी मुतासर होते हैं। लेकिन जंगलात की ज़मीनों पे आप देखें, पहाड़ों पे एक मकान बना हुआ है, वहाँ से रोड निकलते निकलते पूरे जंगल भी तबाह, एक घर के लिए वो सड़कों पर जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो वहाँ लोग आबाद हैं उनको नीचे कहीं उस कॉलोनी बना दी जाए, वहाँ कॉलोनी में आबाद किया जाए तो वो जंगलात भी बच जाएँ? बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी वजह यह है कि हमारे पास प्लानिंग नहीं है। आप हाउसिंग वाली साइड पे जाएं, कहीं से आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लैंड आप जिस साइड पे मर्जी रोज़ का रुख करके आप मकान को बना सकते हैं। और पहाड़ी एरिए में जिस वक्त आप हाइट पे वो लोग जाते जाते हैं, इतने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी कास्ट बढ़ती जाती है। तो आप ये देख लें कि हम लोग 15-16 किलोमीटर सड़क बनाएं तो 100 घर भी उसके ऊपर नहीं आते। ठीक है, आप बाकी किसी जगह पे देख लें, अगर आप 15-16 किलोमीटर सड़क बनाते हैं तो उसके इर्द गिर्द बहुत बड़ी आबादी आ जाती है। ठीक है, तो ये टेक्निकल फॉल्ट ज़रूर है, और ये मैं समझता हूँ ये पॉलिसी मेकर जो हैं वो उनको सेट करना चाहिए कि हमने आबादी को कहाँ पे मूव करना है। सही है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम रेजिडेंशियल एरिया अलग नहीं करेंगे उस वक्त तक शायद हमारा एग्रीकल्चर भी ठीक नहीं हो सकता, हमारा इंडस्ट्रियल एरिया भी ठीक नहीं हो सकता, हमारा कमर्शियल भी ठीक नहीं हो सकता। जो कमर्शियल हमारे एरियाज़ बने, आप उन कमर्शियल एरिया को जाके देखें कि वहाँ पे क्या पोजीशन है, तो पता ये चलेगा कि कोई कब्ज़ा माफिया और छोटा सा एक एरिया उन्होंने बना दिया। तो इसको हम सेट करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। जावेद साहब आपका शुक्रिया, आप अल्लाह करे कि इस हुकूमत का साथ दें और आज़ाद कश्मीर में तब्दीली आई। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और इस उम्मीद के साथ कि चूँकि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है, अब ज़रूरत इस अमर की है कि आज़ाद कश्मीर में जो नई हुकूमत तश्कील आने जा रही है, अल्लाह करे कि वो आज़ाद कश्मीर के अवाम के एतमाद पे पूरा उतरे, और जो चैलेंजेस इनको नज़र आ रही हैं, जिन चैलेंजेस को इनका सामना है, वो अल्लाह करे कि उन चैलेंजेस से ये नमर्द आज़मा हो सकें। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।